सी टाइम्स के इसी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आज हमारे साथ हैं अशोक रोहानी जी, जो कि कैंट विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार जीते हैं और इसके पहले दादा भी वहाँ पर 4 बार चुनाव जीते थे। इस तरह से देखें तो एक अभेद्य गढ़ है कैंट, जो कि भाजपा ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और खासकर रूहानी परिवार ने घर घर अपनी एक पहचान बनाई है, वहाँ के हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अशोक भाई, जो मुद्दे की बात है कि आपके क्षेत्र में 3 सुरक्षा संस्थान हैं, एक बड़ा लोगों का वो वर्ग भी है, हर वर्ग के लोग हैं। तो रांझी के विकास की जो इबारतें आप लोगों ने लिखी हैं, दादा के बाद दादा ने जिस तरीके से काम किए, कुछ नया और कुछ क्या हुआ? 1993 के पहले कभी भी भाजपा को यह सीट नहीं मिली, हमेशा विपक्ष में रहे हम लोग। दादा के जीतने के बाद विकास क्या होता है, विधायक को लोग जानते नहीं थे। दादा ने अपने कार्यों से विधायक की परिभाषा को बदला और जो महलों में राजनीति होती थी उसको सड़क पर आकर घर घर संपर्क किया और विकास कार्यों को सीमित साधनों में भी। कैंट विधानसभा में विधायक क्या होता है, सेवक होता है। विधायक माने सेवा, उस सेवा को लगातार दादा ने किया और उसी का परिणाम रहा कि 1993 की पहली बार जीत के बाद 1998 में दादा फिर जीते, 2003 में जीते, 2008 में जीते। लगातार 4 बार विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए, विधानसभा उपाध्यक्ष रहते हुए कैंट विधानसभा को विकास कार्यों को चरम सीमा पर पहुंचाया। और 2013 में हम सबका दुर्भाग्य रहा कि उनके अवसान के बाद मुझे पार्टी ने अवसर दिया और लगातार दादा के कार्यों को हमने, जो उनके छूटे हुए काम थे उनको, और मैंने जो सपने देखे थे कैंट विधानसभा के लिए, उनको मिलकर पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। अशोक भाई, जिस तरीके से अभी देखा जाए, जो हमने आपसे चर्चा की, 3 4 सुरक्षा संस्थान है वहाँ पर जो लोगों की भर्ती, युवाओं के मुद्दों को लेके भी बीच बीच में कई बार बात उठती रही है। तो वहाँ पर क्या प्रयास? केंद्र सरकार का यह मामला है, लेकिन उन सुरक्षा संस्थानों में दोबारा फिर भर्ती नहीं होती है और अब संख्या जो 20-20 हज़ार की एक संस्थान में रहती थी, उसमें कार्य उनको जितना मिलना चाहिए था उन संस्थानों में नहीं मिलता था। अभी 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संज्ञान में लिया इसको, और इन संस्थानों में जो सुरक्षा के जो साधन बनते थे वो सब के लिए उनको काम दिलाने का काम किया। और आज स्थिति ये है कि वहाँ पर भरपूर काम है, ओवर टाइम भी चलता है और आने वाले समय में भर्तियों के लिए भी प्रावधान निकाला गया है। ये तो एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सुरक्षा संस्थानों में पर्याप्त काम है और भर्ती की भी संभावना है। अब आते हैं रांझी विधानसभा कैंट विधानसभा क्षेत्र की बात। एक दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात जरूरी है। एक तो ट्रैफिक का मुद्दा आता है कि यातायात व्यवस्थाओं को लेके बार बार रांझी से लेके आप इस तरफ आते हैं जब शहर तरफ, तो कई जगहों पर ट्रैफिक की बड़ी समस्याएं। कमोवेश में अगर शहर की बात करूं तो शहर की अपेक्षा हमारी विधानसभा में यातायात की बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन सड़कें बनने के बाद जिस तेज़ गति से वाहन चलते हैं और जिस तेज़ गति से यातायात का दबाव बढ़ा है, उससे एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। आज ही हमने यातायात पर एक बैठक अधिकारियों के साथ रखी है और निश्चित रूप से जो अतिक्रमण है इसमें बहुत बड़ा बाधक बन रहे थे। हमने अपनी जिला योजना समिति की बैठक और कई बैठकों में मैंने इस बात को रखा और उसका परिणाम भी निकला। बार बार अतिक्रमण फिर वहाँ स्थापित हो जाते हैं। अब आने वाले समय पर उन पर जुर्माना लगे और हम अच्छी सड़कें, अच्छे फुटपाथ बनाते हैं और उसमें अगर ये अतिक्रमण होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि इनके लिए हमने हाकर्स जोन भी बनाए हैं। हम आने वाले समय में सदर में के पास भी हमारी कैंटोनमेंट से बातचीत चल रही कि हम इनको हाकर्स जोन बना के दें ताकि ये लोग, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। हम किसी के रोज़गार को हटाने में इच्छुक नहीं हैं, लेकिन अतिक्रमण होने से जो यातायात बाधित हो रहा है, देखिए फुटपाथ बनाने के बाद फुटपाथ में अतिक्रमण के बाद जो सामान खरीदता है वो
उससे उसके कारण जो यातायात बाधित होता है उसको दूर करने के लिए हमने आज ये बैठक बुलाई है। और आने वाले समय में हमारा जो रांझी का हकर्स जोन बना है, हम कोशिश ये करेंगे कि हम सभी उन फुटपाथ के व्यापारियों से निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने आवेदन दीजिए। हम आपको हाकर्स जोन में लगभग 90 लोग वहाँ पे स्थापित हो सकते हैं। हम उसका प्रयास करने में लगे हुए हैं कि इनको हम हाकर्स जोन में बसाएं, ताकि इनको रोज़गार भी मिल सके और लोगों को सामान की सुविधा भी हो सके। तो हम इसमें आज जो बैठक हमने बुलाई है उसमें हमारा पहला प्रयास ये रहेगा कि कैंटोनमेंट से हम एक हाकर्स जोन बनाने की बात करेंगे, और रांझी में जो हाकर्स जोन बना है उसको हम जो लोग रोड पर दुकानें लगा रहे हैं उनको शिफ्ट करने का काम करेंगे। ये हमारी आज का एजेंडा है यातायात में। और यातायात में जो YMCA से लेके एकता मार्केट तक जो डिवाइडरों का गैप है वो इतना ज़्यादा है कि एक्सीडेंट बहुत होते हैं, उसको भी बंद करने पर आज चर्चा होना है। वैसे तो शहर में बहुत से मुद्दे हैं, खासकर अगर रांझी की बात करते हैं तो आपराधिक घटनाएं जो अभी बीच में काफ़ी देखने में आई हैं, उन पर भी कहीं ना निश्चित कहीं रूप से लगातार मैं TI और इनकी CSPs की बैठक लेकर, SPs की बैठक लेकर इसमें लगातार हमने प्रयास किए, और बहुत सारे जो निगरानी शुदा बदमाश थे जो आतंक मचाने कर अपना धाक जमाने का काम करते थे उनको बंद कराया। छूटने के बाद वो आते हैं, आकर फिर अपना रुतबा कायम करने के लिए घटनाएं करते हैं। लेकिन लगातार इन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, और कार्रवाइयों से निश्चित रूप से इस पर कुछ अंकुश, रांझी में तो अंकुश लगा है। चोरी की घटनाएं हो रही थी उस पर भी हमने कॉलोनी और पुलिस की समन्वय एक बैठक रखवाई है कॉलोनी वाइज, कि आप अपने कैमरे, हमने कई जगह कैमरे लगवाए हैं जिससे अगर कोई ऐसी घटना होती है तो तुरंत पकड़ में आ जाए। तो आज हम कॉलोनियों में और मार्केट्स में ऐसे कैमरों का आज हम प्रावधान रखना चाह रहे हैं कि जो सीधे थाने से जुड़े हुए हों। थोड़ा महंगा है, लेकिन हमने उसमें अपने विधायक निधि से और जन भागीदारी से मिलकर हम मार्केट में कैमरे और कॉलोनियों के जो कैमरे हैं वो हमारे नज़दीक के थाने में उसकी पूरी मॉनिटरिंग हो, ताकि कोई अपराध करने में घबराए, उसमें उसको अगर लगे कि नहीं हमारी निगरानी जो हो रही है वो थाने से हो रही है। ये हम आने वाले समय में प्रयास अशोक भाई एक बहुत अच्छी बात बताएं। बहुत लोगों से बात होती है, सब लोग बोलते हैं अशोक भाई बहुत समय देते हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में देते हैं, आप अपने लिए कितना समय निकाल पाते नहीं। लेकिन देखिए क्या है, जो विधानसभा में दादा ने एक लाइन खींची थी, वो लाइन पे चल लें वही बहुत बड़ी बात है। उनने विधानसभा को एक परिवार के रूप में लिया, और मेरे लिए दादा के बाद वो चुनौती थी। उस चुनौती को, दादा की लाइन पर चलना बहुत कठिन काम था, लेकिन उसको मेरे को पिछले समय से परिवार को छोड़ना पड़ा। लेकिन अब धीरे धीरे करके कार्यकर्ताओं की टीम ने मिलकर जो है अब इस टाइप सेटअप किया है कि हम ऐसा सेटअप करें जैसे कि आने वाले समय में हम थोड़ा थोड़ा परिवार को भी समय दें। तो हम कुछ समय अपने परिवार को भी देते हैं, लेकिन सुबह 7 बजे से हमारी प्रक्रिया चालू होती है। 1 घंटा मैं अपने लिए देता हूँ, शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, और 8 से 9 मैं उन कार्यकर्ताओं के लिए देता हूँ जो बात अपनी कार्यालय में नहीं कह सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर उनकी कोई समस्या है, कोई बात करना चाहते हैं, तो 8 से 9 उनको देता हूँ। मैं 9 से 10:30 बजे तक परिवार को देता हूँ, उनके साथ बैठ के अपना जो भी ब्रेकफास्ट है उनके परिवार के साथ बैठकर करता हूँ, और 11 बजे फिर मैं रांझी कार्यालय जाता हूँ। रांझी कार्यालय में जितनी देर में जनता को हम संतुष्ट कर लें, उसके बाद फिर मैं 1 बजे सदर कार्यालय में आता हूँ। चूँकि रांझी की जनता को सदर आने में काफ़ी कठिनाई होती है, तो हमने वो रांझी में कार्यालय खोला, वो सफल हुआ। और उस 11 से जब तक जनता रहती है, उसके बाद 4 बजे के बाद मैं अधिकारियों के साथ और जो कार्यक्रम रहते हैं उन कार्यक्रमों को पूरा करता हूँ। इस तरीके से पूरा दिन सेवा में निकलता है। हमारा सबसे बड़ा इस समय जो चैलेंज है वो चैलेंज है रोज़गार। हमने लगातार प्रयास किए। हमने 10 एकड़ भूमि मोहनिया में मांगी थी, वो दुर्भाग्य से वन विभाग की निकल आई। फिर हमने अभी एक पहाड़ी की ज़मीन को उद्योग विभाग में हस्तांतरित कराने का काम किया है। बहुत जल्दी 10 करोड़ रुपए की लागत से हम औद्योगिक केंद्र अपनी विधानसभा में बना रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग लोग अपने उद्योग लगाएं। उसमें एक भवन भी ऐसा बना रहे हैं जिसमें लगभग 200-300 कमरे रहें। कोई अपनी स्व सहायता समूह से या अपने छोटे कुटीर उद्योग से घर में काम नहीं कर पा रहे, हम उनको रूम देंगे, उस रूम में अपना काम करो,
सिर्फ रूम नहीं देंगे, आप अपना जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ करिए, हम आपको उसका मार्केट भी देंगे कि आपको माल आपका कैसे बिके, वो भी उस स्थान पर बिके। ऐसे लोगों को रोज़गार देने का काम मातृशक्ति युवाओं को देने का काम कर रहे हैं। उसमें हमने हर वार्ड में एक प्रशिक्षण केंद्र खोल के रखा है। उसमें सामुदायिक भवन में जब शादियां नहीं होती हैं उसमें वो प्रशिक्षण दिलाते हैं सरकार के द्वारा निःशुल्क। उनको 16 प्रकार के प्रशिक्षण हैं। और प्रशिक्षणों के माध्यम से जब वो पूरा सीख जाती हैं तो उसके बाद फिर उनको काम दिलाने का काम भी हम लोग व्यापारियों के साथ बैठ के करते हैं। ये हमारा सपना है कि आने वाले समय में कैंट विधानसभा में मोहनिया में जो 10 एकड़ पे औद्योगिक केंद्र खुले उसमें युवा और हमारी मातृशक्ति को रोजगार मिले। वो अपने खुद जो उनके पास प्रशिक्षण किया वो उससे मैन्युफैक्चरिंग करें, उनको हम मार्केट दिलाने का भी काम करेंगे। कुछ बड़े उद्योग भी वहाँ खुले ताकि लोगों को वहाँ नौकरी मिल सके, हमारे विधानसभा के लोगों को। तो ये हमारा अगला इन 2028 तक हमने जो लक्ष्य रखा है वो ये रखा है कि हम कैसे भी करके हर घर में हर किसी में किसी न किसी को कोई काम मिले, ये हमारा सपना है। और 2025 दिसंबर तक कैंट विधानसभा में कोई भी ऐसी सड़क और नाली नहीं रहेगी जो बनने के लिए बाकी रहेगी। ये 31 दिसंबर तक का हमारा एजेंडा है। 2028 तक कोशिश ये करेंगे कि लोगों हमारा वो औद्योगिक केंद्र स्थापित हो जाए। तो निश्चित रूप से जो एक सपना हमने देखा है कि कैंट विधानसभा के लोगों को रोजगार दिला सकें, इस पर हम सब काम कर रहे हैं। अशोक भाई, बहुत सारे सपने हैं जो पूरे होना चाहिए और आप लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। एजुकेशन का भी एक मुद्दा आता है और हेल्थ के साथ साथ खेल गतिविधियों का भी मुद्दा आता है। निश्चित रूप से इस दिशा में भी कहीं कुछ मैं खेल गतिविधि में आपको बताऊं, महाकौशल का सबसे अच्छा स्टेडियम दादा के नाम से ही हमने यहाँ पर एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक बनवाया है, जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल और तीरंदाजी इसकी एकेडमी की वहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा सुंदर, आप कभी जाके देखेंगे तो बहुत आपको सुंदर लगेगा, बहुत ही सुंदर बना हुआ है वो स्टेडियम। यशोधरा राजे सिंधिया जी ने सपना देखा था उसको कि मैं दादा के नाम से करूँगी और उनने वो संकल्प को पूरा किया और वो बहुत सुंदर स्टेडियम बना। खेल की गतिविधियों को हम निरंतर ध्यान दे रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमने हर वार्ड में संजीवनी क्लिनिक के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उनको घर तक पहुंचाने का काम किया। शासन की योजना है ये। और रांझी अस्पताल आज 45 करोड़ की लागत से सर्व सुविधा युक्त बन रहा है। हमने अभी माननीय मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी से बात करके उनको एक निवेदन किया कि ये बात सही है कि कार्डियक सेंटर जो है वो जिला चिकित्सालय में होता है, लेकिन आज मैं आपसे एक नई चीज़ मांग रहा हूँ कि सिविल अस्पताल में अगर कार्डियक सेंटर खुल जाए उस बिल्डिंग में। तो उन्होंने स्वीकार किया कि ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस दृष्टि में सोचते हैं कि कम से कम देखिए क्या है, रांझी की और शहर की दूरी 8-9 किलोमीटर की है। किसी को अगर छाती में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, कार्डियक की कोई प्रॉब्लम होती है, कई बार वहाँ पहुँचते पहुँचते मरीज़ की डेथ हो जाती है। हम कह रहे हैं कि उसको प्राइमरी स्टेज में इतना तो इलाज मिल जाए कि वो बच जाए, उसके बाद फिर वो उसको रेफ़र आगे किया जाए। ये मेरा सपना है। आगे रांझी अस्पताल में सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल, बहुत सुंदर हॉस्पिटल बन रहा है। 45 करोड़ की लागत से हमने एक्सपांशन कराया है। अभी वहाँ 30 बिस्तर हैं, लेकिन आने वाले समय में 100 बिस्तर का हॉस्पिटल वो बनने जा रहा है, जिसमें हम कोशिश ये करेंगे कि वो हमारी रांझी की जनता के लिए सर्व सुविधा युक्त। ये हमारी स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारा वो है। शिक्षा की दृष्टि से हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं, सबसे ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं, सबसे ज़्यादा हमारे शासकीय स्कूल हैं। उन स्कूलों में की बिल्डिंगें हमने अभी सांदीपनी स्कूल की बिल्डिंग बहुत जल्दी शीघ्र निर्माण हो रही है। आधारताल की बिल्डिंग का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। हमारे एक प्राइमरी का सांदीपनी स्कूल आधारताल में चल रहा है और भी बिलहरी तिलहरी में सांदीपनी स्कूल एक खुले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। बहुत जल्दी वो भी ज़मीन हमने 5 एकड़ भूमि हमने उसको स्वीकृत करा ली है, सरकारी भूमि। उसमें भी जल्दी हम उसको माननीय मुख्यमंत्री जी से हम स्वीकृत कराकर उसको बहुत जल्दी हम उसको भी प्रारंभ कराएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में OAF के कॉलेज आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया की बिल्डिंग में लग रहा है। हम उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। गणेशगंज स्कूल इस समय खाली है, टोटल 50, 70, 75 बच्चे हैं, बहुत बड़ा एरिया। उसकी ज़मीन हमने स्वीकृत कराकर बहुत जल्दी उसका पैसा भी स्वीकृत करा के हम वो OAF के कॉलेज को यहाँ पर गणेशगंज स्कूल बड़ा पत्थर में कराने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे नवाचार हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने ग्लोबल स्किल पार्क के लिए बातचीत की है, बहुत जल्दी वो भी काम प्रारंभ होगा। और
हमारे विधानसभा में 4-4 यूनिवर्सिटी हैं, सरकारी कॉलेज हैं, महाकौशल कॉलेज, पीएम श्री कॉलेज है। इनमें अधिक से अधिक सुविधाएं, अभी बिल्डिंग बन रही है, पीएम श्री कॉलेज की बड़ी बिल्डिंग बन रही है, साइंस कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है। कोशिश यही है कि हमारी विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब चीज़ें, खेल खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम, इस पर हम लगातार प्रयास करें। मूलभूत सुविधाओं के अलावा ये जो आवश्यकता है, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। दोस्तों, कैंट विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां सेना के जवान भी रहते हैं। निश्चित है कि हमें गर्व होता है जब हम अपने सैनिकों को वहां पर देखते हैं कि वो अभ्यास कर रहे हैं या परेड कर रहे हैं। वहां पर सेवानिवृत्त डिफेंस के कर्मचारियों का भी एक बड़ा वर्ग रहता है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं आप लोग ध्यान देते हैं। निश्चित रूप से हमारा लगातार उनसे संपर्क रहता है और कोशिश ये करते हैं कि हम उनको हल्की बहुत ज़्यादा उनकी आवश्यकताएं नहीं रहती हैं, लेकिन उनके जहाँ वो रह रहे हैं कम से कम उनकी मूलभूत सुविधाओं की पहले चिंता करते हैं। मेरे लिए गर्व की बात है कि आर्मी का बहुत बड़ा एरिया, कैंटोनमेंट बोर्ड का बहुत बड़ा एरिया जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं सेवा करता हूँ, उसका मैं सेवक हूँ, मुझे इस बात का गर्व है। और हम पूरा प्रयास करते हैं कि सेना और सिविल के बीच में एक सामंजस्य बनाकर जो उनकी परेशानियां, उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास करें। हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनका समय समय पर हम बैठक लेकर उनके बीच में जाकर उनकी कोई प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते हैं। सेना के हम जो जीओसी और ब्रिगेडियर हैं, उनसे भी हम लोग की लगातार सांसद जी के साथ बैठक होती है कि हमारा प्रशासन, राज्य शासन और केंद्र शासन के ये आर्मी का इसमें आपस में सामंजस्य बना रहे और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, इस पर लगातार हम लोग बैठकें करते रहते हैं। एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि और जागरूक जनप्रतिनिधि की जब बात करते हैं तो निश्चित तौर पर अशोक रोहाणी जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि कैंट विधानसभा क्षेत्र में जन जन तक शासन की योजनाएं पहुंचाने का काम और लोगों को शासन की योजनाओं से जोड़ने का काम भी बेहतर ढंग से हो रहा है। बस एक आखिरी सवाल है जिसके बारे में हम आपसे चाहेंगे। अभी बीच में वहाँ पर नशे के कारोबार और अवैध शराब की बिक्री जैसे मामले भी सामने आए हैं। निश्चित रूप से इसमें हमने कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन को, एसपी साहब को लगातार बोला, बहुत सारे उसमें मामले पकड़े भी गए हैं और हमारा लक्ष्य है कोई भी नया टीआई हमारे यहाँ आए, कोई नया सीएसपी आए, मैं सबसे पहले उनसे एक ही कहता हूँ कि हमारे विधानसभा में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, नशीली चीज़ें यहाँ पर नहीं बिकेंगी और उनसे कोई भी मरम्मत नहीं करना है, ये हमारा स्पष्ट रहता है। और उसमें टीआई पूरा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और सहयोग कर रहे हैं और आने वाले समय में हम कोशिश ये करेंगे कि अवैध शराब, जितनी भी नशीले इंजेक्शन, ये सब हमारी विधानसभा में न हो। हम तो कह रहे पूरे जबलपुर में न हो, लेकिन कोशिश हमारी, जो हम एक जहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ पर इन सब चीज़ों की ये सब चीज़ें न हो, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। क्या है, जनता से सीधे जुड़े रहने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमारा नंबर, हमसे सहजता मिलने का जो लोगों का वो एक व्यवस्था है, उसमें बहुत सारी चीज़ें तुरंत हमारे बीच में आ जाती हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि अगर किसी का फ़ोन भी आता है, अगर कहीं संकट है, इस टाइप की अगर चीज़ें, गतिविधियाँ चल रही हैं, तो उसका तुरंत निदान करने का प्रयास करते हैं। तो इससे मुझे एक लाभ ये होता है कि सरलता और सहजता से उपलब्धता होने से जनता को भी ये भरोसा रहता है कि हम अपने विधायक को फ़ोन करते हैं, तुरंत फ़ोन उठाएँ और तुरंत उस कार्रवाई को करके, कॉल बैक करके हम उस कार्रवाई का उनको जवाब देते हैं। ये हमारा दादा के समय से प्रयास रहा है और हम इसी बात का प्रयास करते हैं कि फ़ोन मेरे पास रहे। किसी को भी कोई संकट किसी भी समय पे आता है, किस उम्मीद के साथ आता है, हम उसको तुरंत निदान करने का प्रयास करें। पूरा प्रयास करते हैं कि जनता के बीच में बने रहें। समय समय पर हम वार्ड स्तर पर चौपालें लगाते हैं, लोगों की सीधी बात करते हैं। उसमें कहीं इस बात का वो नहीं है कि सामने चुनाव है, चुनाव बहुत दूर है, लेकिन हम चुनाव को, हमारा संपर्क जो है कैंट विधानसभा में मतदाता और विधायक का न हो, एक बेटे और भाई के रूप में, एक परिवार के रूप में वो जिस अधिकार के साथ मुझे फ़ोन करें या कोई समस्या लेकर अगर हमारे कार्यालय में आते हैं, तो हमारा पूरा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम उनकी समस्या का निदान करने का पूरा प्रयास करें ईमानदारी के साथ। इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। ये हमने
जो पूरा सीखा, ये हमने अपने पूज्य पिताश्री से सीखा और उसी को हम उसी की लाइन पर चलकर करते हैं। केंद्र और प्रदेश द्वारा लगातार ये इसके यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा लगातार योजनाओं को चलाकर कहीं धन की कमी नहीं आने देते हैं। विकास कार्यों में, सरकारी की योजनाओं में लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और हमें इस बात का पूरा, हालांकि जनप्रतिनिधि को कभी संतोष नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी इस बात का पूरा संतोष है कि हमारा और जनता के बीच का जो संपर्क है उसमें कहीं गैप ना आए, उसको लगातार संपर्क रहे और हम लोगों की सेवा करने के लिए जिस उम्मीद और विश्वास के साथ जनता ने हमें चुना है उसमें खरे उतरने का प्रयास करें। दोस्तों, कैंट विधानसभा का विकास और ये संकल्प निश्चित तौर पर कि उसको अपराध मुक्त विधानसभा बनाना है, ये अशोक भाई का संकल्प भी है और निश्चित है कि जब अपराध मुक्त होगा तो अवैध शराब, नशीले इंजेक्शनों के कारोबार, इन सब पे लगाम लगेगी। अशोक भाई, आपने सी टाइम्स के इसी संवाद कार्यक्रम में चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।